अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है थेरीज ऑफ मेमोरी के अबाउट। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो चैनल है ये सिर्फ एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए नहीं बनाया गया। ये आपकी डेली एक्टिविटीज़, डेली प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं सोसाइटी में, उनको सॉल्व करने के लिए भी बनाया गया है। इस चैनल पर आपको हर टाइप का सोल्यूशन मिलेगा। आप डिप्रेशन में हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, आपको फोबिया है, आपको किसी भी टाइप की इश्यूज़ हैं, वो इस चैनल पर उनका आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन बशर्ते ये कि आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके साथ क्या इशू है, आप कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो वो मेरे साथ आप सेशन रखकर उसके जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है वो आप ले सकते हैं। और लेक्चर मज़ीद स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो, न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके और आपको अपने इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आ रही हैं मेमोरी ऑफ थेरीज़ आ रही हैं, जिसमें हमारे पास मेमोरी प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ डीज़ है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, ड्यूअल मेमोरी थ्योरी है, कंसोलिडेशन एंड प्रिजर्वेशन थ्योरी ऑफ मेमोरी है, मुलर एंड पेलजेकर थ्योरी है, न्यूरोलॉजिकल थ्योरी है। तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आ रही है मेमोरी प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ डीज़। डीज़ के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, महफूज करना और उन्हें रिकॉल करने की यानी दोहराने की सलाहियत रखना ही मेमोरी है। डीज़ का नज़रिया जो है मेमोरी वो 3 फंक्शंस पर कंसिस्ट कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास इनकोडिंग है, स्टोरेज है, रिट्राइवल है। सबसे पहले हमारे पास इनकोडिंग आ रही है। इनकोडिंग क्या होती है? मेमोरी का ये सबसे पहला मरहला है, सबसे पहली स्टेज है, जिसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन को परसीव करने के बाद उन्हें डिफरेंट रमूज में बदल लिया जाता है और यानी कोड्स में बदल लिया जाता है और कोड्स की शक्ल में ही उन्हें महफूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन को ऐसी शक्ल में परसीव करना कि उन्हें किसी भी वक्त आप इस्तेमाल कर सके, उन्हें दोहरा सके, इसको इनकोडिंग कहा जाएगा। ये जो मेमोरी का मरहला है ये मेमोरी का प्राइमरी मरहला है। इसके बगैर हमारी मेमोरी तश्कील नहीं पाती। इनकोडिंग विजुअल भी हो सकती है, ऑडिटर भी हो सकती है और उसके अफेक्ट की तरह भी हो सकती है। अब जो भी आपका कंटेंट है, आपका लेसन है, आपका मटेरियल है, आपका मवाद है, उसकी नौयत के अकॉर्डिंग ही इसकी इनकोडिंग बनाई जाती है, इसको कोड किया जाता है, इसके रमूज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है स्टोरेज आ रही है। स्टोरेज ये वो स्टेज है जिसमें इनकोडिंग को महफूज कर लिया जाता है और जो स्टोरेज है, इनकोडिंग का ज़ख़ीरा किया हुआ जो चीज़ें होती हैं उनकी हिफाजत इसी के अंदर की जाती है, क्योंकि इस ज़ख़ीरे पर अगले स्टेज का इन्हिसार होता है। इसलिए ये जो स्टेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये माल गोदाम की हैसियत रखती है और इसलिए कीमती असासे के तौर पर इसकी हिफाजत की जाती है। आप कोई भी चीज़ रिकॉल करते हैं वो स्टोरेज में महफूज होती है, इसी वजह से आप रिकॉल करते हैं, वरना आप रिकॉल ना कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिट्राइवल आ रहा है। ये मेमोरी का आखिरी स्टेज है और मेमोरी की जो रिकॉग्निशन है उसका असल दर्जा ही ये है। अब रिट्राइवल को बेसिकली हम रिकॉल भी कहते हैं। अब रिट्राइवल से मुराद है कि जो महफूज शुदा इनकोडिंग है उसको दोहराना, जो कि मालूमात पहले मरहले में रमूज में इनकोड में मुंतकिल की जाती है और दूसरी स्टेज में उन्हें महफूज किया जाता है। इन्हीं इंफॉर्मेशन को ज़रूरत के मुताबिक जब दोहराया जाता है उसे रिकॉल कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ जब भी आप किसी लेसन को लर्न करते हैं तो आप लेसन ज़रूरत के वक़्त बग़ैर कुछ भी रिपीट किए उसको दोहरा दें और दोहराने में कामयाब हो जाएं, तो इसको आप रिट्राइवल कहते हैं। इसको रिकॉल मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कि डीज़ ने क्या कहा था। डीज़ ने कहा था कि जो आपकी रिकॉल है, रिट्राइवल ही दरअसल मेमोरी की असल पहचान है। अब रिट्राइवल से ही जो हम अंदाज़ा लगाते हैं वो पर्सन का ज़ख़ीरा मालूमात क्या है, हम इसमें ये देख रहे होते हैं। अगर रिट्राइवल ना की जाए, रिकॉलिंग ना की जाए, तो पहले दोनों जो स्टेजेस हैं उनकी तस्दीक नहीं हो सकती, यानी कि उनकी तस्दीक जो है इनकोडिंग की और स्टोरेज की वो रिट्राइवल के हाथ है, तो वो इसकी वजह से नहीं हो सकेगी। तो यही वजह है कि मेमोरी के इस नज़रिए से, इस थ्योरी से जो फॉरगेटिंग है उसकी भी वजाहत हो जाती है। मेमोरी के तीनों स्टेजेस में से पहली 2 स्टेजेस पर तवज्जो ना दी जाए तो हमारी जो मेमोरी है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए इन दोनों पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है।
अब इनकोडिंग और ज़ख़ीरा करने का जो अमल है, यानी स्टोर करने का अमल और इनकोडिंग का अमल जो है वो बेहतर मेमोरी के लिए बुनियाद फ़राहम करता है। अगर इनकोडिंग पर तवज्जो ना दी जाए तो जो ख़राब आपकी इनकोडिंग है वो कायम हो जाएगी और नापुख्ता तरीके से इनकोडिंग से बेहतर जो रिकॉलिंग मेथड है, रीट्राइबल है, वो नहीं हो सकेगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल के कंटेंट को परसीव करते वक़्त हम एक्टिव ना हों, हम थके हुए हों या हमें इंटरेस्ट ना हो, हम ठीक तरीके से अटेंशन ना दे सकें, तो इनकोडिंग नहीं हो सकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपने लेक्चर को लर्न करना है और आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप एक्टिव ही नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आप लेक्चर को लर्न नहीं कर सकते। आप अटेंटिव नहीं हैं, आपने सामने बुक रखी हुई है और दूसरी साइड पे आप टीवी देख रहे हैं, तो आप ठीक तरीके से लर्निंग नहीं कर सकेंगे। जब भी कंटेंट को तवज्जो दी जाती है, दरअसल उसकी कोडिंग हो रही होती है जब आप तवज्जो दे के पढ़ रहे होते हैं। इसीलिए कंटेंट जितना ज़्यादा दिलचस्प होगा, उसकी कोडिंग इसी कदर दिलकश और बेहतर होगी। यही वजह है कि मैंने यहाँ पर आपकी दिलचस्पी के लिए यहाँ पर पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, ताकि आप इंटरेस्ट ले सकें लेक्चर के अंदर। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया होता है स्लाइड्स को। जो मूवमेंट स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होती हैं, उसके अंदर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होती हैं, वो इसीलिए कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लें लेक्चर को और अच्छे से लर्न कर सकें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। स्टोरेज का इन्हसार दरअसल जो है वो इनकोडिंग पर ही होता है। इनकोडिंग में हम जितनी तवज्जो और जितनी मेहनत कर चुकी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ज़ख़ीरा जो है वो स्टोर हो जाता है। हमने जो चीज़ें याद की होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल के चीज़ों के ढेर में से आप सुई तलाश करना हो, तो सुई तलाश करना अगर बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर सलीकामंदी से हर चीज़ अपने ठिकाने पर आपने रखी हुई है, तो सुई तलाश करना बहुत आसान है। बिल्कुल इसी तरह इनकोडिंग का जो स्टेज है, जितनी ज़्यादा मुनज़्ज़म होगी, ऑर्गेनाइज़ होगी, बाकी स्टेजेस उतने ही आसान होंगे अगर आप इनकोडिंग ठीक से करें। ये थी डीज की थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी आ रही है हमारे पास। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी क्या है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स दीज आर टू डिफरेंट सिस्टम्स, दे डिसएग्रीड विद दिस एंड सेड दैट द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी डिपेंड्स ऑन द मेथड अडॉप्टेड ड्यूरिंग एजुकेशन. इट हैज़ ऑल्सो बीन proved by various studies. The memory of the material that is reviewed becomes poor. ये नज़रिया जो होता है था, ये फ्रिग्स क्रैक और रॉबर्ट लॉकहार्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1972 में। और इन माहिरीन ने शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अकॉर्डिंग बताया कि ये दो अलग निज़ाम नहीं है। इससे पहले जो माहिरीन थे उनका ख्याल था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन को दोहराना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। उन्होंने यानी कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कोई चीज़ देर तक स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो स्लो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। उन्होंने इससे भी इत्फाक नहीं किया और कहा कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र का इन्हसार इस प्रोसेस पर है जो कि दौरान लर्निंग आमोजिश इख्तियार किया जाता है। अगर सीखने का अमल शैलो हो, यानी कि बहुत कम दर्जे का हो, शैलो प्रोसेस होगा, तो इंफॉर्मेशन कम वक्त के लिए याद रहेगी आपको। लेकिन अगर जो लर्निंग का तरीका है वो बहुत ज़्यादा डीप हो, जिसको डीप प्रोसेसिंग कहा जाता है, तो जो कंटेंट है वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। अगर आपने सरसरी अंदाज में पढ़ लिया है तो वो तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप डीप तरीके से समझ के आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। इसके अलावा बार बार रिकॉल से रेपिटेशन के असरात की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर रेपिटेशन से मेमोरी बेहतर होती है, मगर इसकी वजह बार बार तकरार नहीं है, बार बार उसको दोहराना नहीं है, बल्कि इस अमल में सिर्फ होने वाली कोशिश और मेहनत से कंटेंट की इनकोडिंग बेहतर अंदाज से हो जाती है और इसके नतीजे में याददाश्त जो है वो बेहतर होती है। डिफरेंट स्टडी से उन्होंने साबित किया कि जिस कंटेंट का सतही जायज़ा लिया जाता है, यानी कि शैलो प्रोसेस होता है, तो उसका जो मेमोरी प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है, वो नाकिस हो जाता है। इससे मुराद ये है कि ऐसे कंटेंट की कोडिंग मुनासिब नहीं हो सकती। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसे कंटेंट को हम जो आपकी शैलो प्रोसेसिंग है, शैलो प्रोसेस किया गया था, अगर कंटेंट को बहुत गहरे डीप प्रोसेस से गुजारा गया हो तो ऐसे कंटेंट का जो मेमोरी है वो देर तक होगी, गहरी होगी और इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएंगी। ये थी हमारे पास लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है डुअल मेमोरी थ्योरी।
इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, यह हम देख लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था अटिंगसन और शेफरन ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1971 में। 1971 में इंट्रोड्यूस करवाया था और इन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही जिक्र किया था। बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको भी इंट्रोड्यूस अटिंगसन और शेफरन ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और इन माहिरीन का कहना था कि हमारी मेमोरी में इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी के ज़रिए दाखिल होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसा कि आपको नाम से भी पता है कि ये बहुत कम अरसे पर कंसिस्ट कर रही होती है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम होती है। इसलिए इस स्टेज से, इस मरहले से इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी गायब हो जाती है, तकरीबन 20 से 30 मिनट तक कायम रहती है, उसके बाद गायब हो जाती है। अब कंटेंट को ज़्यादा देर तक जहन में महफूज करने के लिए, कायम करने के लिए उन्होंने रिहर्सल पर जोर दिया था। अब हमारे पास रिहर्सल जो है, रिहर्सल दो तरह की आ रही हैं। हमारे पास आ रही है टाइप 1 रिहर्सल है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 रिहर्सल क्या कहती है कि जो आपकी रिहर्सल है वो सती रिहर्सल है, यानी शैलो प्रोसेसिंग है। इस किस्म की रिहर्सल से मुराद ये होता है कि जो कंटेंट है, आपका मवाद है, उसको खुद से दोहराए जाना, उसको याद करें, उसको दोहराएं। इस तरीके से कंटेंट जो मेमोरी है उसी में मौजूद रहता है, आपके हाफजे में मौजूद रहता है। इस तरह की रिहर्सल में अल्फाज और कंटेंट को काफ़ी के अंदाज में दोहराया जाता है। ये देखना कि कंटेंट क्या है, किस तरह लिखा गया है, इसके हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम किस में देखते हैं, टाइप 1 रिहर्सल में देखते हैं। टाइप 2 रिहर्सल में हम क्या देखेंगे कि जो आपकी रिहर्सल है वो डीप प्रोसेसिंग पर कंसिस्ट करेगी और इस किस्म की रिहर्सल का ताल्लुक जो उसका मफहूम है उसको समझने से है। जब भी हम कंटेंट के मायने और मफहूम को जानते हैं और फिर उसको दोहराते हैं, याद करते हैं, तो ये टाइप 2 रिहर्सल होगी। इस रिहर्सल में मफहूम की वजह से एलेबोरेशन की जाती है, वजाहत की जाती है और इसी वजाहत से जो आपका कंटेंट है वो लॉन्ग टर्म तक आपकी जो मेमोरी है उससे ताल्लुक़ कायम कर लेता है और आपके जहन में ज़्यादा देर तक कायम रहेगा। इसको कहते हैं लेवल ऑफ डबल मेमोरी थ्योरी, जिसके अंदर आपके पास रिहर्सल थी। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कंसोलिडेशन एंड प्रिजर्वेशन थ्योरी ऑफ मेमोरी। डबल मेमोरी थ्योरी में हम टाइप 1 रिहर्सल एंड टाइप 2 रिहर्सल कर चुके हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो थ्योरी है कंसोलिडेशन एंड प्रिजर्वेशन थ्योरी ऑफ मेमोरी है, इस थ्योरी की जो बुनियाद है वो कंटेंट को ज़ख़ीरा करने या उसे महफूज करने पर रखी जाती है। जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन स्टोरिंग और प्रिजर्विंग मटेरियल व्हेन इंप्रेशंस आर transferred into symbols. Neural pathways are formed in the brain. By strengthening these neural pathways, memory is sustained. When these neural pathways are established, they do not become strong immediately, but they are also strong possibilities of their destruction. नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि हर तजर्बा जो है कुछ ना कुछ असरात पर कायम किया जाता है, कुछ ना कुछ नक्श पर कायम किया जाता है और इन असरात या नकूश को दिमाग डिफरेंट इनकोडिंग में ढाल लेता है। यानी आप कोई भी चीज़ लर्न करते हैं तो आप उसके लिए कि इनकोडिंग कायम कर लेते हैं कि मैंने इस चीज़ को लर्न ऐसे करना है। वो इनकोडिंग में पर्सन जो है उसको, हमारा दिमाग जो है उसको डाल लेता है। जो नकूश होते हैं जब भी इनकोड में ट्रांसफ़र होते हैं तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज, न्यूरल सर्किट्स बनते हैं। जब न्यूरल सर्किट्स बनते हैं तो इस न्यूरल सर्किट या आप न्यूरल पाथवेज के मजबूत होने से आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये न्यूरल पाथवेज जब भी कायम होते हैं तो फ़ौरन ही मजबूत नहीं हो जाते। आपको लग रहा है कि ये फ़ौरन से मजबूत होंगे, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि इनके तल्फ होने, इनके ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा अमकानात होते हैं। रास्तों के ये जो पाथवेज होते हैं, इन पाथवेज के मजबूत बनने को ही जो माहिरीन है उसको प्रिजर्वेशन का नाम देते हैं। बेसिकली यही आपके जो न्यूरॉन्स है जब स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी को आप प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये मेमोरी के दूसरा जो दर्जा है यानी स्टोरेज करने के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कंटेंट का ज़ख़ीरा करना, स्टोर करना, उसे हम कंसोलिडेशन
कहेंगे। इसका जो तहफ़्फ़ुज़ करना, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ करना। इसका प्रिजर्वेशन और फिर उसको पुख्ता बनाना सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन को पुख्ता बनाता है, और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन को नक़ूश में डाल लेना ही अहम नहीं होता, बल्कि इन्हें महफ़ूज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको महफ़ूज़ करना आपके लिए ज़रूरी है किसी भी चीज़ को। अब माहिरीन का कहना है, इन माहिरीन का, कि जो आपकी आमोज़िश है, आपकी लर्निंग है, उसके बाद जो कंसोलिडेशन है, यानी कि इस्तेहकाम कायम होने तक रास्तों के ज़ाया होने के इम्कानात होते हैं। लेकिन जब एक बार ये न्यूरल पाथवेज़ जो हैं कंसोलिडेट हो जाते हैं, मुस्तहकम हो जाते हैं, तो इनका तल्फ़ होना मुश्किल होता है। आप हाफ़िज़ कुरान की एग्ज़ाम्पल ले लें कि उनको कुरान पाक इतनी बार रिपीट करवाया जाता है, इतनी बार रिपीट करवाया जाता है कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते। बहुत बहुत मुश्किल होता है कि कुछ लोग भूल जाएँ, अदरवाइज़ वो नहीं भूलते। ये क्योंकि उनके जो न्यूरल पाथवेज़ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, और उनका जो तल्फ़ होना होता है, ज़ाया होना, वो बहुत मुश्किल होता है। कंटेंट इस स्टेज पर लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। इस नज़रिए के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, फॉरगेटिंग का रीज़न जो है वो यही है कि कंटेंट कंसोलिडेट से पहले ही ज़ाया हो जाता है, और ये जो थ्योरी है इंफॉर्मेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर, यानी कि प्रिजर्वेशन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। इसके अकॉर्डिंग अदम तहफ़्फ़ुज़ से जो है फॉरगेटिंग वाक़या हो जाती हैं। यानी कि अगर आप एक चीज़ है, यानी कि आप कोई टाइपिंग ले लें, आप उसको करते रहें, तो वो आपकी मज़ीद आपकी जो मेमोरी है, आपके न्यूरल पाथवेज़ है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन आप कंप्यूटर टाइपिंग 2 साल के लिए छोड़ दें, बिल्कुल हाथ ना लगाएं, तो वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। वो आपको फ़रामोशी की तरफ लेकर जाना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको फिर से कंप्यूटर टाइपिंग का कोर्स दोबारा से करना पड़ेगा। इसीलिए कंसोलिडेशन एंड प्रिजर्वेशन को अब हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से अवामिल जो अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। हम इनका ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले तो जानवरों पर बहुत सारे तजर्बात किए गए थे, तो जानवरों पर तजर्बात के दौरान ये बात नोट की गई थी कि अगर लर्निंग के फ़ौरन बाद ही इन्हें बिजली के झटके दिए जाएँ, तो इनकी जो मेमोरी है वो अफ़ेक्ट होती है, क्योंकि इस नज़रिए की रूह से कंटेंट को मुस्तहकम होने का वक़्त नहीं मिलता, यानी कंसोलिडेट होने का वक़्त नहीं मिलता। और इसकी जो तस्दीक है रेट्रोग्रेड अमनेसिया के मरीज़ों से लगाई गई थी। अब रेट्रोग्रेड अमनेसिया कौन से होते हैं? यानी माक़बल नस्यान इसको कहा जाता है, यानी कि चोट लगने या कोई भी हादसा जो हुआ है उससे पहले की जो यादें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि रेट्रोग्रेड अमनेसिया में मुब्तला पर्सन दिमागी हादसे से फ़ौरन पहले के जो इंफॉर्मेशन होती हैं, वाक़ियात होते हैं, वो भूल जाते हैं। ऐसे मरीज़ जो होते हैं जिन्हें बिजली के झटके, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक्स देकर इलाज किया जाता है, इन्हें झटकों से फ़ौरी पहले के जो वाक़ियात होते हैं वो भूले हुए होते हैं। इन मिसालों से जो कंसोलिडेशन एंड प्रिजर्वेशन थ्योरी ऑफ मेमोरी है उसकी तईद होती है। पर्सन को जब भी दिमागी झटके या सदमे की सूरत में कंटेंट को महफूज करने का वक़्त नहीं मिलता, तो हमारी मेमोरी अफेक्ट हो जाती है। ये थी हमारे पास कंसोलिडेशन एंड प्रिजर्वेशन थ्योरी ऑफ मेमोरी। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ मेमोरी बाय मुल्लर एंड पिल्जेकर। अब इन्होंने क्या किया था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन द बॉडी इफ कंटिन्यूस वर्क इज कंटिन्यूड ड्यू टू फटीग, एसिडिटी इज प्रोड्यूस्ड एंड गेट्स एडेड टू द ब्लड व्हिच क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस इफ रेस्ट इज डन, सो दिस एसिडिटी डिसिपेट्स। इसमें क्या होता है कि मुल्लर और पिल्जेकर क्या कहता है कि इनका जो पेश करदा नज़रिया था, इन माहिरीन का ख्याल था कि हमारे जिस्म में केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जब भी हम कोई काम सीखने के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो अटेंशन देते हैं उसको, तो ये केमिकल कंपोनेंट्स में एक न्यूरल एक्टिविटीज़ जो होती है वो पैदा होती हैं। अगर काम मुसलसल जारी रखा जाए तो हम थक जाते हैं, और इस थकान की वजह से एसिड जो है, जिसको तेज़ाबित कहा जाता है, वो एसिडिटी पैदा होकर खून में शामिल होने लगती है, जिससे टेंशन पैदा होती है। अगर काम के दौरान आराम ना किया जाए तो वो जो तेज़ाबियत होती है वो ज़ाहिल नहीं होती, लेकिन अगर काम के दौरान आराम के मुनासिब वक्फे रखे जाएँ तो ये तेज़ाबियत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, और ये थकन में कमी वाक़या हो जाती है। वक्फे के दौरान हम एक्सरसाइज रेपिटेशन ख़त्म कर देते हैं, मगर जो न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो जारी रहती हैं। थकन कम होने और एसिडिटी ज़ाइल होने से
याद किया हुआ कंटेंट जो है वो पुख्ता हो जाता है। इसीलिए जब आप लर्निंग करते हैं, आप लेसन याद करते हैं, तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आप ज़रूर रेस्ट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, ज़रूर कुछ टाइम के लिए अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रात भर पढ़ते रहते हैं और अज़ान टाइम तक पढ़ते रहते हैं, फ़जर के अज़ान टाइम तक ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स सोते ही नहीं हैं। और एट द एंड क्या होता है कि उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे मार्क्स कम क्यों आए। वो इसलिए क्योंकि आपने सारी रात जाग के पढ़ा, आपने स्टडी की, आपको फैटीग होगी, आपके जितने भी जहरीले एसिडिटी ये मादे वगैरह थे वो आपकी खून में शामिल हो गए, जिसकी वजह से आपकी जो याद किया हुआ कंटेंट था वो आपको भूलना स्टार्ट हो गया और जो न्यूरल एक्टिविटीज़ थी वो आपकी ब्लॉक हो गई और जिसकी वजह से आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत मुश्किल हुई। इसलिए जब भी आपके एग्ज़ाम्स हों, मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है कि आप रात के 12 बजे से पहले पहले सो जाएं। आप 12 बजे से पहले सो जाएं और 3 बजे उठ के स्टडी करें, या 4 बजे, इनफैक्ट 3 भी बहुत कम है, आप 4 बजे 5 बजे का अलार्म लगाएं, उठ के एक बार सिर्फ रिपीट करें। कोशिश करें कि आपका जितना भी सिलेबस है आप अपने एग्ज़ाम से पहले सारा डन कर चुके हों। इस तरीके से आपकी तैयारी हो कि जब आपका पेपर हो सिर्फ आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ें, आपको याद ना करनी पड़ें। और रात के 11 बजे आप सो जाएं और देन उसके बाद 5 बजे उठें, 4 बजे उठें, अज़ान टाइम उठें और चीज़ों को एक बार पढ़ लें। याद नहीं करें, याद आपने पहले ही करके रख लेना है, अपने एग्ज़ाम से तैयारी आपकी होनी चाहिए और उस वक़्त जो चीज़ें आपने रिवाइज़ करनी है सिर्फ उनको करें, न्यू चीज़ों को बिल्कुल रिवाइज़ ना करें। और आई होप मैं आपको इस चीज़ की 100% गारंटी दूँगी कि आपका पेपर 100% अच्छा होगा। सिर्फ ये कुछ टिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं होते और मार्क्स कम रह जाते हैं। और यही वजह है कि अगर कोई काम मुसलसल सीखा जाए और आराम के वक्फे ना दिए जाएं तो इससे फॉरगेटिंग पैदा हो जाती है, आप पेपर को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। यही है हमारी थ्योरी ऑफ मेमोरी बाय म्यूलर एंड पिल्जेकर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है न्यूरोलॉजिकल थ्योरी। न्यूरोलॉजिकल थ्योरी क्या होती है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यूरिंग मेमोरी formation there are changes in the structure of the neurons that lead to changes in the release of neurotransmitters and other changes। इस नज़रिए को किसी एक भी पर्सन से मासूम नहीं कर सकते आप कि फ़लाँ पर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया, फ़लाँ ने करवाया। हाँ, लेकिन 1982 से 1987 तक जिन माहिरीन ने मेमोरी की तश्कील और तमीर से मुतल्लिक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनमें हमारे पास बॉन्स है, कैंडल है, शॉर्टेज है, लॉर्डसन है, लाइनक है और थॉमसन बहुत काबिल ज़िक्र है। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मुख्तलिफ़ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इन्होंने वाज़ी किया कि मेमोरी की तश्कील के दौरान न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स के इखराज में तब्दीली के साथ साथ दीगर कीमियाई तब्दीलियाँ भी वाक़या होती हैं। और इस सारे तगय्युर के चेंजेस के बायस जो एंजाइम्स हैं उनमें भी तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन माहिरीन ने जो सादा अफ़ाल होते हैं उनको सिखा कर जानवरों के दिमाग का बहुत डिटेल से उनके ऊपर तजर्बा किया था और इन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ नोट की थी और इससे इन्होंने ये ज़ाहिर किया कि सीखने और याद करने के दौरान दिमाग में न्यूरॉन्स और केमिकल चेंजेस पैदा होती हैं। और इन माहिरीन के थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी माहिरीन थे उन्होंने डीएनए और आरएनए का मुताले करने में भी उस वक़्त मसरूफ़ थे और जो मेमोरी है उसकी जो चेंजेस हैं वो उसकी जो बुनियाद है आरएनए में वो तलाश कर रहे थे और इसकी वजह वो स्टडीज़ थी जिनसे ये रिज़ल्ट्स जो है वो अख़ज़ किए गए थे और लर्निंग की वजह से केमिकल चेंजेस वाक़या होती हैं। और इन्होंने ये कहा था और ट्रेनिंग यानी कि जो जिन जानवरों को आपने ट्रेनिंग दी हुई है, जैसे पैरट है, आपने उसको बोलना सिखाया है, इस तरह के जानवरों को, तो उन जानवरों के दिमाग में आरएनए की मिकदार गैर ट्रेन शुदा जो जानवर हैं उनके आरएनए से डिफरेंट होती है। ये था न्यूरोलॉजिकल थ्योरी आज का हमारा। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई आपने मुझसे डिस्कस करना है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है, आपको उसके ऊपर मज़ीद गाइड किया जाएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए हो, कोई भी लेक्चर चाहिए हो, कुछ भी समझना हो, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, वो आपको उसके ऊपर मज़ीद गाइड करके आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।